शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम आज है 22 दिसंबर और आज की न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली नंबर की न्यूज़ हम देखेंगे, ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 के कोरोना वायरस के वेरिएंट से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि लिंक है चाइना से, वहाँ पर हमको स्पाइक देखने को मिली है। कहाँ पर? इंडिया में जुलाई के महीने में BF.7 आइडेंटिफाई किया गया है 4 केसेस। कहाँ पर? गुजरात एंड उड़ीसा में। इन द सब्सक्वेंट मंथ, सब्सक्वेंट का मतलब होता है बाद वाले, जैसे इस महीना फिर इसके बाद वाले महीना। बट इट वाज नॉट लिंक्ड टू इंक्रीज सीवियरिटी और इन्फेक्शियसनेस, ऐसा अधिकारियों का कहना है। देखिए, केसेस मिले ज़रूर हैं, वेरिएंट का भी पता लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद यदि हम बात करें कि कौन कितना ख़तरनाक है, तो इसकी जो सीवियरिटी है या फिर कितना ये इन्फेक्शन फैला सकता है, कितना ये घातक हो सकता है, इतना ज़्यादा लिंकिंग हम नहीं कर पाए हैं, ऐसा अधिकारी लोगों को कहना है। हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ वायरस सर्विलांस, अर्ज पीपुल टू गेट वैक्सीनेटेड। सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विलांस का काम कर सकें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि बचना है कोरोना से, तो वो है आपका कवच, वैक्सीन। तो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, जो लोग नहीं लगवाए हैं वो लोग वैक्सीन लगाएं। अब न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बताया जा रहा है जो BF.7 वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि इसको हम लिंक कर सकते हैं कोविड-19 केसेस के जो चाइना में अभी तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं उससे। वो वाला वेरिएंट और ये वाला वेरिएंट एक सही है, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है। वाज आइडेंटिफाइड इन इंडिया एज फार बैक एज जुलाई, लगभग जुलाई के महीने की ये खबर है। 4 इंस्टांसेस हमको देखने को मिले हैं, मतलब कि 4 यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिले हैं ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के। ठीक है, वास जीनोम सीक्वेंस्ड, इसकी हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिए थे। कहाँ पर? गुजरात और उड़ीसा के 4 केसेस। बट इट वाज नॉट लिंक टू इंक्रीज सीवियरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी सीवियरिटी वहाँ है उतनी सीवियरिटी हमारे देश में भी हो, लेकिन वेरिएंट ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग उसी के जैसा में है। तो हम देख रहे हैं चाइना में केसेस राइजेस होते जा रहे हैं। ग्लोबली आप भी देखोगे तो अलार्म बजने लगा, घंटी बजने लगी है। मिस्टर मांडविया हैड कन्वेंड ए मीटिंग, मांडविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग को कन्वेन की है सीनियर ऑफिशियल्स की। कहाँ पर? गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के हैं ऑफिशियल, उनको बुलाया है। एंड द नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स टू एसेस द सिचुएशन इन इंडिया, तो इंडिया की सिचुएशन क्या कैसी है इसके लिए मीटिंग उन्होंने आयोजित करी है, ऑफिशियल का कहना है। जबकि देखिए, तेज़ी के साथ वृद्धि हो रही है चाइना में। डिड नॉट येट इम्प्लाई ए ग्रेव थ्रेट फॉर इंडिया, लेकिन इंडिया के लिए ये खतरनाक नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये एडवाइस दी जा रही है कि आप फॉलो करिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, इसके साथ साथ में वैक्सीनेट होइए। ठीक है, वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगवा लीजिए। एंड दैट स्टेट्स शुड इंक्रीज जीनोमिक सर्विलांस, राज्य सरकारों को जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। इसके बाद वाली कुछ इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ आई है। न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के द्वारा जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के जीव जंतुओं को सेव करने के लिए ESZ एरिया डिक्लेयर किया था। उनका कहना था कि देखिए, जैसे कि हमारा ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ से ये हमने सीमा निर्धारित कर दी है, यहाँ कोई घर नहीं बनाएगा, यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करेगा, यहाँ कोई होटल नहीं खोलेगा, मतलब कि मानवीय जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो नहीं होने चाहिए, ताकि हम जो है कंजर्व कर सकें पेड़ पौधों को, इसके साथ साथ में यहाँ जो वन्य प्राणी रहते हैं उनको। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, इन्होंने वेडनेसडे के दिन एश्योरेंस दिया है पीपल्स को, जो कि रहते हैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़।
मतलब कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है उसके छोर में जो लोग रहते हैं उनको कुछ एश्योरेंस दिया, उनको कुछ भरोसा दिलाया है कि नहीं, आप लोगों को हम नहीं भगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई सारी जो पॉलिटिकल्स लोग हैं अपने पॉलिटिकल विल को पूरी करने के लिए क्या काम करते हैं, कहते हैं कि हम जो है ड्रोन से सर्वे कराएंगे, सेटेलाइट से सर्वे कराएंगे कि कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो उन सबको उनका कहना है, देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जितनी भी 115 डेंसली पॉपुलेटेड पंचायत हैं उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट के, दे वुड नॉट लॉस देयर लैंड और लाइवलीहुड टू द सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड 1 किलोमीटर बफर जोन अराउंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेलिटीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर का क्या है बफर जोन निर्धारित कर दिया है। इसके बाद हम अपने इतिहास की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, नॉर्मली देखा जाए तो आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो हमने एक वीडियो भी बनाया था कैसे करके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो यहीं पर देखिए सिंधु घाटी में हमें एक जगह है जहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो आखिर कैसे करके उस टाइम के जो लोग रहते थे इस प्रकार की मूर्तियाँ बना लेते थे। तो उस टाइम में जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता, जिसके अंतर्गत वो जिस मोम का यूज़ करते थे वो लॉस्ट हो जाती थी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे करके उस टाइम में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो आज के ज़माने में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे एरिया, जैसे कि राजस्थान का एरिया, छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए बस्तर वाले एरिया में, तो आज भी वो लोग आदिवासी लोग ऐसे आर्ट जो कलाकृतियाँ हैं इनको बनाते हैं और उनको बेचते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपनी संस्कृति को भी वो जिंदा रखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत कोई ख़ास चीज़ तो नहीं दी गई है, लेकिन हमें जो है जो डोकरा मेटल क्राफ्ट है, डोकरा ये देखिए आप, ये डोकरा है और ये डोकरी है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कैसे करके हो गया है, कितना पुराना ये कल्चर है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो यदि हम बात करें डोकरा जो कलाकृतियाँ हम देख रहे हैं, ये एक एंशिएंट ट्रेडिशन माना जाता है। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है इतिहास में लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले से इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं ना बनाई जाती रही हैं। और मेकिंग डोकरा आर्ट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ईच फिगरीन टेक्स अबाउट ए मंथ टू मेक। 1 महीना लग जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितना मुश्किल काम है ये है। इस हिसाब से ये लोग पैसे भी लेते हैं। फिर अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से। दिल्ली में देखिए एजुकेशन में सुधार लाने के लिए किस किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, अदर स्टेटों को भी ऐसा काम करना चाहिए। इस प्रकार के जब सजेशन कहीं पर लिखना हो, हमें किसी को बताना हो, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिनी स्नैक ब्रेक। जैसे टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसी प्रकार से मिनी स्नैक ब्रेक भी रखा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है स्कूल से कि आप इनकॉर्पोरेट करिए 10 मिनट स्नैक ब्रेक इन द टाइम टेबल। आपका जो टाइम टेबल है उसमें आप 10 मिनट जो है निकाल दो। किसके लिए? मिनी स्नैक ब्रेक के नाम से। इन एडिशन टू ए लंच ब्रेक। लंच ब्रेक तो आपको देना ही, इसके अलावा आपको मिनी जो है स्नैक ब्रेक भी रखना है। तो एक सर्कुलर है जिसको इशू किया गया था स्कूलों को अंडर इट्स जुरिडिक्शन। इनका जो अधिकार क्षेत्र है उसी के अंतर्गत ही इस प्रकार के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। द डिपार्टमेंट सेड द मिनी ब्रेक शुड टेक प्लेस 2.5 आवर्स। ठीक है, तो ये जो मिनी ब्रेक है ये कब होगा? 2.5 आवर्स बिफोर द लंच ब्रेक इन ए बिट टू कॉम्बैट वाइड स्प्रेड मालन्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो हम देख रहे हैं कुपोषण की समस्या होते जा रही है, उससे निजात पाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।
अब इसके लिए स्कूल को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या काम किया गया है, देखिए जो स्कूल है ना उनको कहा गया है कि आप प्रिपेयर करिए एक वीकली प्लानर ऑफ स्नैक्स का, ऑफ़र करिए 3 फूड चॉइसेस एवरी डे विच में इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सलाद। तो ऐसे करके जो है स्कूल में हम कुपोषण को ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों को जो है फल दीजिए, फ्रूट दीजिए, इसके अलावा उनको सलाद दीजिए, अंकुरित अनाज दीजिए, तब जा कर के कुपोषण की जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ हम देखेंगे पॉल्यूशन से रिलेटेड है, पार्टिकुलरली तेलंगाना की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो जो कोल से रिलेटेड कंपनी रहती हैं ज़्यादातर, जो कोयला से बिजली बनाती हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एरिया आप देखोगे ना पूरा काला काला दिखेगा, पेड़ पौधे भी काले काले दिखेंगे, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ऐसी मतलब आपको वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होगी, डस्ट इतनी ज़्यादा रहती है। सिंगरेनी कोलियारिस कहाँ पर है, तेलंगाना में है। यहाँ पर हमको जो हाईएस्ट पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट की ही ये कंपनी है, नाम रखा गया है SSCL सिंगरेनी कोलियारिस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जो है हाईएस्ट डेली कोल प्रोडक्शन हो रहा है किसका, 2.24 लाख टन का। कब, ट्यूसडे, करंट फिजिकल ईयर यदि हम 2022-23 की यदि बात करते हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन करे हैं, अब हम इसको बेचेंगे या बिजली बनाएंगे, कोई भी काम इसका होगा। डेली डिस्पैचेस एट द SSCL टच्ड ए न्यू हाई ऑफ 2.35 लाख टन ऑन ट्यूसडे which also the highest single day dispatch in the present financial year SSCL सोर्स का कहना। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हम हाईएस्ट कर दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 2.35 लाख टन हमने डिस्पैच कर दिए हैं। अब SSCL अचीव द हाईएस्ट डेली ओवरबर्डन रिमूवल ऑफ 15.4 लाख क्यूबिक मीटर्स अर्लियर दिस मंथ। यहाँ पर SSCL ने अचीव कर लिया है हाईएस्ट डेली ओवरबर्डन रिमूवल ऑफ 15.4 लाख क्यूबिक मीटर्स का, पिछले ही महीने यदि हम देखेंगे तो, है ना। अब दिस हैज़ प्रोवाइडेड द मच नीडेड मोमेंटम टू द इफोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन कोल कंपनी टू अचीव इट्स एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 70 मिलियन टन फॉर 2022-23। 2022-23 के लिए टारगेट रखा गया था कितने का, 70 मिलियन टन का सालाना प्रोडक्शन का टारगेट रहा इतना। एक और छोटी सी जगह की न्यूज़ आई है, छोटी तो नहीं होगी, काफ़ी फेमस भी होगी और बड़ी भी ये जगह होगी, क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही है कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी उसी के जैसा राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है साउथ वाले भी सोचेंगे कौन उतनी दूर जाए, यदि हम उसी का मॉडल छोटे रूप का यदि यहाँ पर देख लेते हैं तो उसी से तसल्ली हो जाएगी। दूसरे नंबर की बात यह है कि वहाँ जो राज्य है उसमें पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, आजीविका के साधन खुलेंगे, ठीक है, लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो भी बनी रहेगी। इस हिसाब से एक जगह है, क्या नाम है इसका, रामदेवरा बेट्टा, कि यहाँ पर डेवलप किया जाना चाहिए अयोध्या के जैसा ही मंदिर। इसको हम जो है अयोध्या, साउथ का अयोध्या के रूप में डेवलप करेंगे। कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण, जो कि आल्सो इन चार्ज ऑफ रामनगरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि चार्ज लिए हैं अभी रामनगरम डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्बई से कहा है कि हमें कंस्टिट्यूट करना है एक कमेटी ताकि बिल्ड कर सकें एक मंदिर। रामदेवार बट्टा कहाँ पर पड़ता है, ये रामनगरम में, ऑन द लाइन्स ऑफ राम टेम्पल एट अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम देखने वाले हैं पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम की, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी ताकि थोड़ा सा जो ज्ञान मिल पाया है लोगों को इतिहास के बारे में, थोड़े उस ज्ञान में थोड़ी सी और भी वृद्धि की जा सके। यही आप देख रहे हैं यहाँ का पिक्चर, द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, उसका नाम रखा गया है सेंट्रल आर्काइव, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, ये इनॉग्रेट करेंगे एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम को विथ मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। कहाँ पर पड़ेगा ये,
ये पड़ेगा सेंट्रल आर्काइव्स फोर्ट। इसको फिर से नया किया गया है, इसमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई गई है। यहाँ पर ऑडियो और विजुअल आपको देखने को मिलने वाला है। इसको सेटअप किया गया है आर्काइव्स डिपार्टमेंट की तरफ से 3 करोड़ म्यूज़ियम, ठीक है। रुपया कितना लगा है? 3 करोड़ रुपया का। म्यूज़ियम हैज़ 8 थीम बेस्ड गैलरीज, यहाँ पर 8 थीम बेस्ड गैलरी बनाई गई हैं। वेयर सिलेक्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट पाम लीफ कलेक्शन इन द कंट्री विल बी डिस्प्लेड। हमारे देश में अभी तक जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, मतलब हाथों से जिनको लिखा गया है, उसका सबसे बड़ा कलेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में कम से भी कम 187 ओल्ड और जो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनको स्टोर किया गया है सेंट्रल आर्काइव्स में। एंड द डिपार्टमेंट्स रीजनल ऑफिस कहाँ पर? एर्नाकुलम में और कोझिकोड में। विल बी हाउस्ड इन द 6000 स्क्वायर फीट म्यूज़ियम। कितने एरिया है? 6000 स्क्वायर फीट का है ये म्यूज़ियम। अरेंज किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स नोडल एजेंसी, जिसका नोडल एजेंसी फॉर म्यूज़ियम केरलम म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज इन द ओवर 300 ईयर ओल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर इन द हार्ट ऑफ सिटी। लगभग आप समझ लीजिए 300 साल पुराना यहाँ पर बात किया गया है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि वाटेजुथु, क्या नाम है? वत्तेजुथु। इसके अलावा कोलेजुथु, मलयानमा एंड एंशिएंट तमिल एंड मलयालम टेक विजिट थ्रू द सोशल पॉलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द केरला। केरला का क्या इतिहास रहा है, उसकी सही सही जानकारी आपको मैन्यूस्क्रिप्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। वहीं यदि इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की बात कर लें तो कैंसर से रिलेटेड यहाँ पर एडिटोरियल आया है। कैंसर की बीमारी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। गरीब लोगों को हर बीमारी बड़ी लगती है, और बड़ी बीमारी उनके लिए है भी, क्योंकि पैसे नहीं हैं। अब मैं अपने खुद के एग्जाम्पल की बात करूँ ना, अभी मैं मंडला गया था मध्य प्रदेश में। वहाँ पर हमारे भैया रहते हैं, रमेश झारिया नाम है। वो बता रहे हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मंडला ज़िला का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल आप उसको बोल सकते हैं, एकदम मॉडर्न। बड़े बड़े बोर्ड टंगे हैं आयुष्मान भारत के। और अंदर जाके जब पता चल रहा है, जब वो भैया वहाँ इलाज करवाने गए, उनके क्या है ना, खाना अटक जाता था। जैसे खाते ना, तो खाते खाते गले में अटक जाता है। इलाज करवाने गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ये स्कैनिंग करवाना है, वो वाला टेस्ट करवाना है। उनने बोल दिया साहब, मेरे पास ये आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान वाला कार्ड है, मेरे को इससे इलाज करना। उन्होंने बोल दिया इससे नहीं होता, पैसा लगेगा आपका। भैया ने बोल दिए, अरे इससे इलाज नहीं हो रहा है तो ये बोर्ड का के लिए टांग दिए, उखाड़ के फेंको इसको। तो वहाँ पर और उल्टे उनको नर्स ने और उसने डॉक्टर ने सुना दिया, कैसी बात कर रहे तुम करके। तो ये रियल में ना बिल्कुल सही बात है। सरकार भले ही कह देती है कि आप हम जो है 0 रुपया में आपका इलाज कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप देखिए जो मेरा ज़िला है, मेरा हो या किसी का भी ज़िला हो, ज़िला लेवल पर भी यदि मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है तो वो कौन से काम का है, ठीक है। उसको उनको जाना पड़ेगा जबलपुर, उनको जाना पड़ेगा इंदौर, क्या मतलब फिर ऐसा, तब तक तो आदमी ख़त्म ही हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बात बताया था, ऑपरेशन हुआ था उनका, फिर पूरा ऐसे कहना चाहिए, ये जो उनकी बॉडी है, ये गला है उनका, यहाँ से लेकर के ऐसा पूरा पेट तक हुआ, चीरा लगा, इधर से ये ऐसा लगा। 1 लाख रुपया यदि आप जो है इलाज करवाते हो, 1 लाख रुपया का, ठीक है, उसमें से कम से भी कम आपको 25 है 30 हज़ार रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। 70,000 ये समझ लो कि आप आयुष्मान से बचा सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली बात बताई थी। तो ये है रियल बात। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैंसर से जो व्यक्ति पीड़ित है और वो गरीब लोग है, गांव का रहने वाला, उसको कितनी दिक्कत जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बात करी गई है राइटर के द्वारा कि जो कैंसर की दवाएँ हैं ना, वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल उनको बनाओ, उसके इलाज को अफोर्डेबल बनाओ। इसके अलावा गांव-गांव तक पहुंच होना चाहिए ना। शहर वाले तो एक्सेस कर ही लेते हैं, सारी सुविधाएं तो शहर में मिल ही जाती हैं,
लेकिन छोटे जो टाउन हैं, गांव हैं, वहाँ तक ये सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। जब लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो लोगों तक आपको पहुँचाना पड़ेगा सुविधा को। तो देखिए, कैंसर की जो मेडिसिन है और उनका जो इम्प्लीकेशन है ना, दैट हैव फ्रीक्वेंटली बीन हाईलाइटेड इन द वर्ल्ड ओवर वर ड्वेल्ड इन ए रिसेंट पेपर रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारे यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में ये सब जानकारी बताई गई है। कमेटी की तरफ से भी कुछ सजेशन दिए गए थे। कमेटी ने ये नोट डाउन किया है कि लगभग 40% जो कैंसर हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैं आर फाइनेंस्ड मेनली थ्रू बोरोविंग्स। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, कैसे करके वहाँ पर पहुँच गया? उधार लेके। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, कैसे करके मैं अपने घर वालों का इलाज कराऊंगा? किसी से 5,000 मांगूंगा, किसी से 2,000 मांगूंगा और अपने घर वाले को लेके जाऊंगा, हॉस्पिटलाइजेशन कर दूंगा। 40% केसेस ऐसे हैं। 40% लिखा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो कमेटी कह रही है कि लगभग 40% ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं कैंसर केसेस के, जो कि बोरोइंग के माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंच पाए हैं। सेल ऑफ एसेट एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। गहने बेचने पड़ जा रहे हैं, गहने गिरवी रखने पड़ जा रहे हैं, तब जा कर के हमारा काम हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है ना, वो बढ़ते जा रही है, ऐसा कहना है इस कमेटी का। बिकॉज इवन एवरेज आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ऑन कैंसर केयर इज़ टू हाई। क्योंकि कैंसर केयर के लिए जो स्पेंडिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। कमेटी ने इस प्रकार से हाईलाइट किया था सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं, विच इन इंडिया वाज नियरली 1.4 मिलियन इन 2020। ऐसे केसेस की संख्या कितनी थी 2020 में? 1.4 मिलियन। अब सर्वाइवल रेट के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? इस प्रकार का जो हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं, कैटास्ट्रोफिक भयावह ट्रीटमेंट कॉस्ट जो लग रही है, इसने सीरियसली इम्पैक्टेड किया है सर्वाइवल रेट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में। छाती के कैंसर, जहां पर 5 ईयर सर्वाइवल रेट है इंडिया में और साउथ अफ्रीका में, ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो टू बी 65% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। 5 साल भी क्या कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा? ऐसी संभावना 65% है इंडिया में और दूसरी अफ्रीका में 45%। इन हाई इनकम कंट्रीज़ इट इज़ नियरली 90%। अमेरिका में यदि कोई इलाज करवा रहा है तो उसकी सर्वाइविंग की 90% चांसेस हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन रहा था किसका? ऑफ दिस डिसमल सिचुएशन, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन pricing of cancer medicines and its impact has stated that the cost of a course of standard treatment for early stage, जिसको HER2 कहते हैं, positive breast cancer would be equivalent to about 10 years of average annual wages in India and South Africa में है 1.7 years in the United States। इधर का 10 साल और इधर का लगभग 1.5 साल का पैसा इतना बराबर आपने खर्च कर दिए हैं, तब जाकर के आप इलाज कर पाए हैं। इसके बाद देखिए, कल के न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था CCRGA से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कि चुनाव होने वाला है, आपको प्रचार प्रसार करना है या फिर उसके बाद में भी प्रचार प्रसार करना है, तो कुछ नॉर्म्स तैयार किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से कि सरकार को पैसे कैसे खर्च करना है, विज्ञापन किस टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो है सरकार के नाम से आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। अब देखिए, ये पक्ष तो हो गया आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी का। अब यही जो आरोप है आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के ऊपर लगा सकती है, या कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकती है। तो हमें समझने की कोशिश करना है उस टाइम में, मतलब 2016 के समय में जो एक कमेटी बनाई गई थी,
उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए थे। तो 3 मेंबर वाली ये बॉडी थी जिसका नाम रखा गया है CCRGA। इसको फॉर्म किया गया था, निर्माण किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अप्रैल 2016 में। दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जजमेंट आया था कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस मई 2015 का। तो ये जो बॉडी है इसको सेटअप किया गया था कि ताकि रेगुलेट किया जा सके कंटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट इन ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म। कहीं पर भी आप जो है अपना विज्ञापन दो, चाहे टीवी में दो, न्यूज़पेपर में दो, कहीं पर भी दो, उसको रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया था। और जो केस है, इस जजमेंट का नाम ये हमें याद रखना है, कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अनिवार्य कर दिया था कि स्टेट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूट करिए आप खुद की जो है रिस्पेक्टिव बॉडी को। वाइल सम स्टेट हैव सेट अप कमिटीज़ टू रेगुलेट पब्लिक एडवर्टीजमेंट कंटेंट, सम हैव गिवन कंसेंट टू द CCRGA टू मॉनिटर देयर एडवर्टीजमेंट। कई लोगों ने फिर स्थापित भी करे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ अपनी फ्री टाइप की बॉडी स्थापित करी कि वो देख रेख करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो विज्ञापन कर रही वो कैसा है कि नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी इशू किया था काय का सेट ऑफ गाइडलाइन का फॉर पब्लिक फंडेड एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट। लिस्ट तैयार कर दी है कि किस किस प्रकार की आप विज्ञापन दे सकते हो। उसमें आप जो है जो लोगों का टैक्स है उसका यूज़ आप कर सकते हो। Some of the guidelines mentioned include that government advertise should maintain political neutrality। आप जो विज्ञापन दे रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने लग गए हैं लोग फिर ताकि हमको वोट देंगे। उसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ में अवॉइड ग्लोरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को ऊपर उठाने के लिए हम विज्ञापन कर रहे हैं, तो विज्ञापन हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए। और प्रोजेक्टिंग ए प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ द पार्टी इन द पावर और निगेटिव इम्प्रेशन ऑफ पार्टीज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर कही गई थी। एक तो आप सत्ता में हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं, आपके जो आलोचक हैं उनको नीचे दबाने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं, ऐसे विज्ञापन नहीं होना चाहिए। दे आल्सो शुड नॉट बी यूज्ड एट पैट्रोनिशिंग मीडिया हाउसेस। दूसरी नंबर की बात यह है आप जो है विज्ञापन का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, जो मीडिया हाउसेस हैं उनको एकदम कमाई का जरिया भी आपको बनाने नहीं देना है।